हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। देखते हैं इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह के हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। In the absence of partnership deed, the profit and loss is divided among the partners in। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कई सारे रूल्स हैं, उसमें से केवल एक ही रूल पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस हो। तो आंसर बहुत सिंपल है इसका, इक्वल रेशो के अंदर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आंसर हो गया इसका बी, यानी आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इन। तो देखो खासियत क्या है, खासियत ये है, ये पूछ रहा है कि पार्टनरशिप डीड, और आपको तो पता ही होगा जो डीड होता है वो तो डॉक्यूमेंट होता है, और जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो रिटन ही होगा। यानी आंसर हो गया इसका ए, इसका आंसर है ना। तो इस आंसर को टिक कर लेते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन सैक्रिफाइस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आंसर हो गया इसका ई। अब वैसे इसके अंदर देखो और भी दे रखे हैं ऑप्शन, एक डेथ ऑफ पार्टनर्स है और एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है। तो चाहे हम डेथ की बात करें या फिर हम बात करें रिटायरमेंट की, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स हम कैलकुलेट करते हैं गेन रेशो, या फिर हम उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिटन इन। तो जब भी किसी भी पार्टनर का फर्म के अंदर एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, अगर किसी भी तरह का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है असेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, तो बहुत सीधा सा तरीका है, उसे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। आंसर हो गया सी। और आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पता ही होगा किस तरह से बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जो डेबिट वाली साइड है इसके अंदर हम लिखते हैं असेट कम होती है तो, और लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती है तो, और इसका जो अपोजिट होता है वो चला जाता है क्रेडिट के अंदर। यानी असेट ज़्यादा होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे और लायबिलिटीज़ कम होगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें गिवन है एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स। यानी जब नया पार्टनर्स फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है और गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेकर आता है, तो हम क्या एंट्री करते हैं। तो एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आंसर हो गया इसका ए सही। तो ये एंट्री हम करते हैं जब कोई गुडविल कैश के अंदर लाता है। फिर आपको ध्यान होगा इसके बाद में हमें एक एंट्री करनी और कंपलसरी होती है, और वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स में भी हम उन्हीं पार्टनर्स को लिखेंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो अगर कैश में लाता है तब के लिए एंट्री है ना, और अगर नॉन कैश लाता है तो इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉन कैश का मैं आपको बता देता हूँ। अगर नॉन कैश होती है गुडविल, तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं न्यू पार्टनर्स
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। अगर कैश की जगह क्या लिखा होता, नॉन कैश लिखा होता। तो अभी के लिए तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर सी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ए रिटायर, ए फर्म छोड़ के जा रहा है, यानी ये जो है ये फर्म छोड़ के जा रहा है। एंड हिज शेयर इज़ टेकन बाई बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए अपन ले लेते हैं एक नया पेज। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है और एक पार्टनर सी है। और इसका जो रेशो था 2:1 था। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2:1 है, ठीक है। और फर्म छोड़ के कौन जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है ए। और ये अपना रेशो किस में देके जाता है, बी और सी को, ये देके जाता है 3:2 के अंदर। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का पार्ट कितना है। ए का पार्ट है ये वाला, तो 2 और 2 4 और एक 5, यानी 2/5, ठीक है। ये बी को दे रहा है ना, और बी को कितना रिसीव हो रहा है, 3/5। तो अपन इसको यहाँ पर ए हटा के अपन बी लिख देते हैं ना, तो इसका गेनिंग रेशो पता चल जाएगा डायरेक्ट ही। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6/25। सेम इसी तरह से हम सी के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ए का पार्ट कितना है, 2/5, और सी को क्या मिल रहा है, सी को ये हिस्सा मिल रहा है, यानी 2/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4/25। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो चेक करते हैं पहले। ओल्ड रेशो है इसका ये, बी का 2/5 और सी का है 1/5। तो यहाँ लिख देते हैं 2/5 और यहाँ सी का लिख देते हैं 1/5। ये हो जाएगा बी के लिए और ये हो जाएगा सी के लिए। इसके अंदर ऐड कर देते हैं गेनिंग रेशो। पहले का गेनिंग रेशो था 6/25 और नेक्स्ट अगले का था 4/25। बस अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 25, ऐसे ही इसका एलसीएम 25, 5 का डिवाइड करेंगे 25 में तो 5 टाइम जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 जा 10 प्लस 25 1 जा 25, 1 जा यानी 1 इंटू 6 यानी 16/25। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5 प्लस 25 का डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 4 तो 4। आंसर आए 9/25। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो 25 कैंसिल और आंसर हो जाएगा 16:9। अब देखते हैं ये इसमें आंसर गिवन है क्या। तो आंसर इसमें गिवन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। सॉल्व कैसे किया आप उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल इन द बैलेंस शीट ऑफ फर्म इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन द रेशो ऑफ। तो बहुत सिंपल सा है। अभी इसने जो कंडीशन दी है वो रिटायरमेंट की दी है। अब चाहे कंडीशन डेथ की हो या फिर कंडीशन एडमिशन की हो, हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओल्ड रेशो के अंदर। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग डिजीज्ड पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर, इट इज़ अज्यूम दैट दे विल एक्वायर हिज शेयर, यानी किस शेयर्स के अंदर वो एक्वायर करेगा। यानी इन्फॉर्मेशन इस तरह से गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है और आपको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दे रखी है, हिंदी में देखो लिखा हुआ है, किसी भी सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना अधिग्रहण किस तरह से किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो आंसर कहलाता है ओल्ड रेशो के अंदर, यानी ओल्ड रेशो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट ये भी होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ये भी होता है, और कंपलसरी डिसोल्यूशन ये भी एक टाइप होता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का। यानी इसका आंसर हो गया फिर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इफ़ ए पार्टनर टुक असेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या ए एंड बी बोथ, डेबिट और क्रेडिट दोनों करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का, तो डिसोल्यूशन करते समय हम एक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको ध्यान होना चाहिए कि इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट टेकन ओवर कहाँ लिखते हैं, तो वो एसेट टेकन ओवर हम यहाँ लिखते हैं, और किस नाम से, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो अभी देखो यह नहीं पूछ रहा कि हम अकाउंट के अंदर कहाँ लिखेंगे, यानी लेज़र का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा ये पूछ रहा है जनरल एंट्री का। तो आप बना लो इसकी जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये क्या पूछ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया, आप चेक करो, डेबिट किया, तो आंसर क्या हो गया, ए, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच शेयर होल्डर आर कॉल्ड ऑनर ऑफ द कंपनी। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर ही किसी भी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, यानी ऑनर कहलाते हैं। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है 12। एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम ए वेंडर फॉर इट्स फुल पेमेंट, इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ इशू शेयर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ इशू शेयर्स का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ़ शेयर इशू कितने किए इसको पता करने का फॉर्मूला होता है कि जितने रुपए का हमने सामान परचेज़ किया है, यानी वैल्यू ऑफ असेट्स और प्राइस ऑफ कंसिडरेशन डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस। तो कितने रुपए का सामान खरीदा, 6 लाख रुपीज़ का। एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 + 20%, और 100 का 20% होगा 20, यानी 120। आप इसे सॉल्व कर लो, 12 5 जा 60, और कितने बचे, 1 2 3 0, 1 2 3 0। आंसर हो गया 5000 शेयर्स। तो इसमें आंसर चेक करते हैं, आंसर नंबर हो गया डी, यानी डी इसका आंसर। तो फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना, कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन चाहे किसी टाइप का है आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप ये ध्यान रखना कि जैसे अभी तो इसके अंदर क्वेश्चन में दे दिया प्रीमियम, अगर डिस्काउंट होता, वैसे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू होना बंद हो गए हैं। सपोज़ करो 20% डिस्काउंट है तो 100 - 20 80 का डिवाइड कर दें, और आपको ना तो कोई प्रीमियम होता ना डिस्काउंट होता, तो फेस वैल्यू का ही आप डिवाइड कर देते 100 का, तब 6000 आंसर होता।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड ऑन रिसीव ऑफ कॉल इन एडवांस। यानी शेयर्स का क्वेश्चन है और शेयर्स के अंदर कई बार कुछ कॉल्स मनी होती है जो आपको एडवांस रिसीव हो जाती है, तब आप क्या एंट्री करेंगे। तो सिंपल सी ही एंट्री है। एंट्रीज़ की हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और टू रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब है जैसे फर्स्ट कॉल के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है या फिर सेकंड कॉल के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके लिए रेस्पेक्टिव कॉल। तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि डेबिट हम किसको करेंगे, अगर आपको कोई भी कॉल एडवांस के अंदर मिलती है तो हमने डेबिट किसे किया, बैंक को। तो आंसर हो गया इसका बी कि बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 क्वेश्चन गिवन है हमें, विशाल लिमिटेड हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 50 पर डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी प्रीमियम के साथ में जो एप्लीकेशन मनी मिली वो मिली हमें 1.5 लाख रुपए। और हमें क्वेश्चन के अंदर चेक करके बताना है टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का टाइप्स पता करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा, यानी 2 तरह के ऑप्शन है सॉल्व करके पता करने के। पहले हमें ये देखना होगा कि कितने रुपए एप्लीकेशन पर मिलने चाहिए थे और कितने रुपए मिल गए। और दूसरा तरीका है कि हम इसमें कैलकुलेट कर लें कि कितने शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है और कितने शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। तो कोई सा भी एक तरीका अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता है कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए जारी हो रही है, 2000, यानी कंपनी चाहती है 2000 डिबेंचर इशू करना। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने डिबेंचर इशू हुए। तो वही फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ़ डिबेंचर, जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए फॉर्मूला हमने लगाया था। तो इसके अंदर देख लेते हैं, वैल्यू रिसीव्ड डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस। तो सीधी सी बात है भाई, 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी है एप्लीकेशन के ऊपर, 50 रुपीज़। 50 का आप डिवाइड कर दो, सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 3000। यानी कंपनी 2000 डिबेंचर इशू करना चाह रही है और कंपनी के पास 3000 डिबेंचर को ख़रीदने की डिमांड आ रही है। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो आंसर नंबर ए सही है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शंस। यानी कितने डिबेंचर को ख़रीदने के लिए सब्सक्रिप्शन आए हैं हमारे पास। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 3000 डिबेंचर के लिए, तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यानी प्रीमियम कितना मिला एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमें यह तो पता है कि नंबर ऑफ़ डिबेंचर कितने के लिए एप्लीकेशन फाइल हुए थे, 3000 डिबेंचर के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट से। तो प्रीमियम की अमाउंट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। प्रीमियम है 10% और फेस वैल्यू इसकी क्या है, 100 रुपीज़। तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज़। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर ले प्रीमियम की अमाउंट से जो कितनी है 10 रुपीज़। आंसर हो गया 30,000। तो 30,000 देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 9% डिबेंचर अकाउंट ऑन एप्लीकेशन। यानी कितने अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे।
तो आप ध्यान रखो कि जो सबसे पहली एंट्री की जाती है उस पे यही लिखा जाता है कि पैसे कितने मिले। ड्यू अमाउंट क्या है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि पैसा कितना मिला। ठीक है, तो जैसे अपन इसकी जर्नल एंट्री करेंगे नंबर 1 की, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और पैसा कितना मिला था 1,50,000, यानी आंसर क्या हो गया इसका ए, यानी यहाँ पर 1,50,000, यहाँ पर 1,50,000 आ जाएगा, तो आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आइटम विच इज़ रिलेटेड टू कैश इनफ्लो, यानी कैश का इनफ्लो बताना है आपको, है ना, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन देखना है। ये कैश इनफ्लो का क्वेश्चन है ना, कैश इनफ्लो देखना है, पैसा आ रहा है लेकिन किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तो सबसे पहला है कैश सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये तो ट्रांजेक्शन हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। अगला है इशू ऑफ शेयर्स, ये क्वेश्चन हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। अगला है कैश सेल्स, कैश सेल्स करेंगे तो पैसा तो आएगा, और फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट रिलेट करता है किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। अब चाहे फिक्स्ड एसेट लिखा हो कोई या फिर कोई इन्वेस्टमेंट लिखा हो, दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे, तो इसका आंसर हो गया अपने पास पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका रिवीजन करना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन नंबर भेजना, लिखना MCQ, फिर आप क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूँगा।